So hello everyone, welcome back to Racewa Semester, the Race of Champions. My name is Sagar Gupta, your civil engineering faculty. और आज हम सभी अपना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का वन शॉट करेंगे, मैराथन करेंगे, जो कि आपका फोर्थ ऑफ जून को आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, बाकी कई सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम हो चुका था, जिनका नहीं हुआ था अलग अलग ब्रांचों में। और आपको सभी को पता है कि अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम हुआ है। तो कुछ एग्जाम मतलब कुछ बच्चों के एग्जाम हो चुके हैं स्पेसिफिक डेट पर। और आप सभी का, जिन लोगों का एग्जाम 4 जून को है, आज ये क्लास उनके लिए होने वाली है। ये क्लास में क्या हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग 5 चैप्टर है हमारा। ठीक है, पहले लिख लेते हैं नाम, फिर उसके बाद हम लोग कैसे इसमें हम लोग गो थ्रू करने वाले हैं उसको देखेंगे। ठीक है, लिखेंगे यहाँ। और ये आज का जो हमारा ये पार्ट 1 होगा, पार्ट 1। और 2 वीडियो आएंगी, 2 वीडियो में हमारा ये कवर हो जाएगा। ठीक है, लगभग ड्यूरेशन आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग को करना क्या है इसमें। सर हमारे पास 5 चैप्टर है, और उन पांचों की आप सर इतनी बेहतरीन तरीके से रिवीजन करा दीजिए कि पहली बात हम लोग ये जान लेते हैं कि इनके लिए बहुत फायदा होने वाला है। तो देखिए, जिन लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है, उनको उनको ही ध्यान में रखते हुए क्लास रिकॉर्ड करी जा रही है, क्लास दी जा रही है आपको। और जिन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करी है पूरे सेमेस्टर भर, हमारा जो है फास्ट ट्रैक सीरीज में वो जुड़े थे, और जितने भी हमारे द्वारा जितने भी बैचेस लाए गए उसमें सभी लोग अच्छे से, जिन लोगों ने पढ़ाई करी, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदा करने वाला है, क्योंकि उनको ये एक लास्ट टाइम पे क्विक रिवीजन के तौर पे ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, आइए देख लेते हैं। तो हमारे मैकेनिक्स में टोटल 5 चैप्टर हैं, 5 यूनिट है, 5 चैप्टर है, हर एक यूनिट में एक एक चैप्टर होने वाला है। तो अ, जो हमारा पहला चैप्टर होगा, ये हमारा बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स फोर्स सिस्टम एंड फोर्स सिस्टम। दूसरा हमारे लिए क्या होगा, तो दूसरा हमारा चैप्टर है इक्विलिब्रियम। तीसरा है हमारा फ्रिक्शन। चौथा हो जाएगा हमारे लिए क्या, ठीक, चौथा हमारे लिए क्या है, चौथा है सर हमारा सेंट्रॉइड एंड सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फिफ्थ वाला होगा हमारा क्या, पांचवा हमारे लिए क्या हो जाएगा, पर लिफ्टिंग। बहुत ही कम समय में, और ये ध्यान दीजिएगा, पांचों चैप्टर की बहुत ही क्विक रिवीजन करेंगे। कुछ चीजें आपको मैं ओरली बता दूंगा, लिखने की थोड़ी कम कोशिश करी जाएगी। ठीक है, अब आप वीडियो पूरा देखना है, और पीडीएफ जो मिलेगी वो आपको क्विक रिवीजन के लिए होने वाली है। जो जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो मैं यहाँ लिख दूंगा। और जो भी आपको लगेगा कि नहीं सर बोल रहे हैं लिखा नहीं गया है, वो आपको वीडियो के तौर पे देखना है, और आप 2-3 शीट ले लीजिएगा A4 साइज की, उस पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, बेसिक ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम से। हिंदी में नाम ही बता देते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो फिर भी आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा बेसिक ऑफ मैकेनिक्स का मतलब है यांत्रिकी का, जो हमारा यांत्रिकी विषय है उसका बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल बेसिक। और फोर्स सिस्टम यानी कि बल प्रणाली। दूसरा है हमारा इक्विलिब्रियम, जिसको कि हम साम्यावस्था कहते हैं, साम्यावस्था। फ्रिक्शन यानी कि घर्षण। और ये हमारा सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है हमारा, इसके लिए हो जाएगा केंद्रक और गुरुत्वीय केंद्र। केंद्रक और सिंपल लिफ्टिंग मशीन का मतलब है हमारा सरल उत्थापक मशीन, जो कि लिफ्टिंग मशीन का मतलब क्या है हमारा, जो कि भारी से भारी लोड को उठाने का काम करता हो।
ठीक है, तो ये हमारा सिंपल लिफ्टिंग मशीन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं बेसिक ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम। पहला चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, ये बताइए कि अगर मान लीजिए इस वीडियो में आप कितने चैप्टर कवर करेंगे? तो देखिए हम लोग इस लेक्चर में हम लोग, ठीक है, इस लेक्चर में कोशिश तो करी जाएगी कि ये 3 खत्म हो जाए, और मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, और नहीं अगर खत्म होगी तो फर्स्ट और सेकंड को हम लोग निपटा देंगे इस चैप्टर में। ठीक है, मतलब इस सेशन में। स्टार्ट करते हैं अपने पहले लेक्चर से, पहले टॉपिक से। पहला है हमारा बेसिक ऑफ मैकेनिक्स। देखिए ये है क्या, इसका मतलब क्या है? तो बेसिक ऑफ मैकेनिक्स मतलब होता है यांत्रिकी का जो बिल्कुल ही बेसिक होता है। और बल प्रणाली, नाम सर हिंदी ठीक है, तीन अभी बताइए, इसका चल जाएगा। कंटेंट दीजिए। तो कंटेंट देखिए ये है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भौतिकी की या फिर हमारे विज्ञान की वह शाखा है जिसके हेल्प से या जिसके अंदर हम लोग किसी भी पिंड पर आ रहे बलों के द्वारा, किसी भी पिंड पर लग रहे बल या फिर आ रहे बलों के द्वारा जो भी हमें रिजल्ट, जो भी हमें परिणाम देखने को मिलता है, उसका अध्ययन हम लोग यांत्रिकी में करते हैं। यानी कि जो हमारा मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडीड अबाउट द बिहेवियर ऑफ फोर्सेस। ठीक है, इन विच वी स्टडी अबाउट द बिहेवियर ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन द बॉडीज। मैकेनिक्स दैट ब्रांच ऑफ साइंस, मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस स्टडी अबाउट द बिहेवियर ऑफ फोर्स, देयर इफेक्ट बॉडीज। यानी कि यांत्रिकी जो हमारी, वो क्या है, हम लोग इसमें क्या करते हैं, बलों का अध्ययन करते हैं, पिंड पर आ रहे, ठीक है, बलों के द्वारा पिंड पर आ रहे परिणामों का अध्ययन हम लोग करते हैं किसमें, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। यांत्रिकी बलों के द्वारा आ रहे परिणाम, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं सर, ये तो बहुत छोटा सा लग रहा है, देखिए अब थोड़ा मैं जो बोल रहा हूँ मेरे शब्दों को भी कोरिलेट करके लिख दीजिएगा, बाकी ये भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, मैकेनिक्स हो गया। अब मैकेनिक्स का हम लोग वर्गीकरण, पिछली क्लास में अभी हम लोग, मतलब जो हमारी पिछली सेशन गई थी, जो हमारा इसके पहले एग्जाम था, उसमें आपने देखिए 2 वीडियो उसमें भी पढ़ी थी। फिर उसके बाद पेपर होने के बाद एग्जाम रिव्यू होता है कि पेपर कैसा आया, आप वो भी देखिएगा। अब खुद ही समझ में आएगा कि क्लास से आया था कि नहीं आया था। एक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन, यानी जितने भी क्वेश्चन आए थे, हर एक क्वेश्चन हमारे मैराथन से थे। स्पेशली जिन्होंने सेमेस्टर में भी कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, कुछ ऐसे के, वो अगर मैराथन भी करके बिल्कुल अच्छे से गए होंगे कि मतलब हर एक क्वेश्चन हमारे मैराथन से बिल्कुल मैच करता था। ऐसा नहीं कि वर्ड भी नहीं बदले हुए थे, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड मैच था। मैराथन आप देख लीजिएगा, तो वो मतलब रिव्यू देख लीजिएगा। मैराथन क्या देखें, मैराथन तो आपको ये मिल ही रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स। क्या करना है, मैकेनिक्स का वर्गीकरण करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स में हम क्या देखना है, आइए देखते हैं। देखिए मैराथन चल रही है, तो हमारा आपका, हाँ, मेरे तरफ से वही काम, आपकी तरफ से वही काम कि बुक कॉपी
अभी किनारे रखना है, सिर्फ सुनने पे ध्यान देना है, ठीक है? सिर्फ सुनने पे ध्यान देना है। हेलो, क्या कह रहा हूँ, सिर्फ सुनने पे ध्यान देना है, ज़्यादा लिखने के चक्कर में मत पड़ेगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं। तो मैकेनिक्स का मतलब क्या है, मतलब मैकेनिक्स का वर्गीकरण क्या है, लिख देते हैं। यांत्रिकी, इस यांत्रिकी के वर्गीकरण में हमें क्या देखना है, तो जो हमारा यांत्रिकी मैकेनिक्स है, ये दो टाइप्स में बटा हुआ है। दो टाइप्स में बटा हुआ है इन द सेंस, टाइप से बटा हुआ है हमारा। एक तो है हमारा मैकेनिक्स ऑफ, मैकेनिक्स ऑफ मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड बॉडी। दूसरा है हमारा मैकेनिक्स ऑफ, दो तरीके हैं सर, दो ही पढ़ना है नहीं और भी हैं। देखिए ये पहले चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो हमारा मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड बॉडी है, इसको भी हम लोग दो तरीके से डिफाइन करते हैं। दो तरीकों से मतलब इसको वर्गीकृत किया जाता है। पहला क्या है, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। दूसरा क्या है, मैकेनिक्स ऑफ, एक मिनट में इस कलर का, दूसरा हो गया हमारा मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। तो डिफॉर्मेबल बॉडी। अब देखिए जो हमारा फर्स्ट सेकंड है, ये तो हमारा यहाँ पे तीसरा हो ही गया। तीसरा तो नहीं कहेंगे सर, ये तो आपने पहले इसको पहले और दूसरे पार्ट में बांटा, ठीक है? मान लेते हैं इसको ए आपने नाम दे दिया, तो बी, इस ए को आपने दो भागों में बांटा, एक वन और एक टू। दूसरा हमारा बी, जो है हमारा मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। तो मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं, तो इसको एक अलग सब्जेक्ट है हमारा, ये सब्जेक्ट को बोलते हैं हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स। ये एक सब्जेक्ट है जो हमारा मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड है। फ्लूइड का मतलब क्या है जान लेते हैं। फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड और गैस। लिक्विड और गैस को हम लोग फ्लूइड बोलते हैं, ठीक? तो ये हमारा एक अलग सब्जेक्ट बन जाता है, इसको हम लोग थर्ड सेम में पढ़ेंगे। ये अभी हमारा चर्चा का विषय नहीं, हमारा ये सब्जेक्ट नहीं। हमें क्या पढ़ना है, हमें ये वाला पढ़ना है, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। देखिए इतने ध्यान से वर्गीकरण आप लोग यहीं पे मिल रहा, मतलब यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए। मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, हमें ये पढ़ना है, ये सब्जेक्ट। सर इतनी सारी चर्चा होती आ रही थी, ये तो था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये नहीं था। इसको हम लोगों ने मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में बांटा, फिर मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड बॉडी को दो भागों में बांटा। एक तो हमारा मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, और दूसरा हो गया हमारा मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। अब मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी को बोलते हैं ठोस पिंडों की यांत्रिकी, ठोस पिंडों की यांत्रिकी। मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी को बोलते हैं हम लोग, ये हमारा विकृत पिंडों की यांत्रिकी। मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी यानी कि हमारा क्या है, ठोस यांत्रिकी। तो मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी देख लिया हम लोगों ने, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी भी देख लिया सर। ये भरा भरा सा लग रहा है, ऐसे ही मिलेगा आपको भरा भरा सही। आगे बढ़ते हैं, हमें ये वाला पढ़ना है। सर अभी तक ये क्या चल रहा था, ये आपका वर्गीकरण चल रहा था, क्लासिफिकेशन चल रहा था। आपके एग्जाम में आ सकता है कि आप ये बता दीजिए कि हम लोग यांत्रिकी को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है, या फिर ये आ सकता है कि क्लासीफाई द मैकेनिक्स। फुल वन लाइनर टाइप का आपके एग्जाम में आता है, भले ही क्वेश्चन पाँच पाँच नंबर का, सात सात नंबर का पूछ लेते हैं। अगर क्वेश्चन पर सॉल्व कराया है उसको आप देख लीजिएगा, भी हमारे लाइव सेक्शन में जाएंगे, वीडियो मिल जाएगा, ठीक? आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो हो गई हमारी डिफॉर्मल बॉडी का मतलब क्या है, विकृत पिंडों की यांत्रिकी। अब हमें देखिए इसको और इसको समझना है, पहले और दूसरे को
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमारा क्या है, मैकेनिक्स ऑफ, क्या है, मैकेनिक्स ऑफ फॉर्मेबल बॉडी। ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी और मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी का मतलब क्या है, का ये आपसे पूछ लेता है कि आप ये बता दीजिए कि एग्जाम आपसे क्या पूछेगा, ठोस पिंड क्या होते हैं, व्हाट इज रिजिड बॉडी। तो देखिए ये मैराथन चल रही है, आपको क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। अब ऐसा मैं आपको बार बार लिख के नहीं जाऊंगा कि व्हाट इज रिजिड बॉडी, आपको सीधा कंटेंट जितना मिल रहा है उसको आपको रिवीजन करना है, मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करके जाना है। वीडियो देखिएगा अपने जो भी आप स्पीड देखते हैं। टेक्निक्स ऑफ रिजिड बॉडी, ये क्या है हमारा, देखिए दोनों है क्या। देखिए होता क्या है मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी में, यहाँ पर मान लेते हैं ये एक बॉडी हमने ले ली, एक पिंड ले लिया। तो समझ लीजिए कि ये मेरी मोबाइल थी, इस मोबाइल को हम लोगों ने यहाँ रख दिया। अब ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से जैसा दिख रहा है हमने देखिए बिल्कुल ऐसे रख दिया। ठीक। अब ये भी मोबाइल, मतलब ये भी समझिए वही मोबाइल यहाँ पर हमने इसको रख दिया। यहाँ पर अ, दो हम लोगों ने पॉइंट कंसिडर किया, दो हम लोगों ने पार्टिकल ले लिए हैं। इस पृथ्वी पर जितनी भी हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट हैं, चाहे हम लोग हो गए, हम लोग भी तो एक ऑब्जेक्ट ही हैं। सजीव निर्जीव का अलग चीज बात हो गया, लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग, पर अभी हम लोग तो एक वस्तु ही है ना। हम लोग एक वस्तु है, ये बोर्ड एक वस्तु है, ये पेन एक वस्तु है, इस कॉपी पे आप पढ़ रहे हैं वो भी एक वस्तु ही है। तो हर एक जो भी हमारे अर्थ पर जो भी मटेरियल एग्जिस्ट करता है इस पूरे यूनिवर्स में, अर्थ की तो बात ही छोड़ी, पूरे ब्रह्मांड में कोई ना कोई वस्तु एक या छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई होती है। हमने इस पिंड में दो पार्टिकल ले लिए हैं। सर क्या पार्टिकल आपको दिख रहे थे, नहीं दिख रहे थे, ये आपको समझाने के लिए हम बड़े बड़े पार्टिकल लिए। खैर, हम लोगों ने इसमें तनल बल लगाया, टेंशन फोर्स। आप ऐसे एग्जाम में बना करके दिखाइएगा। अगर ऐसे ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, आप इस मैराथन से बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये अभी आपको बार बार कह देता हूँ। पर जितना पढ़ा जा रहा है उसको आप याद रखने की कोशिश करिएगा। ये टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, मान लेते हैं हम लोगों ने यहाँ पर भी तनल बल लगाया। अब हुआ क्या, टनल बल का मतलब है कि वो बल जिसको कि आप खींच करके किसी भी ऑब्जेक्ट को लंबा कर देते हैं। हालांकि ये डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं है, बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन नहीं है, पर आपको समझने के लिए, क्योंकि आप एग्जाम में ऐसा पूछेगा नहीं, ये नहीं पूछेगा व्हाट इज टेंसाइल फोर्स। अभी हम लोग उसको देख भी लेंगे। इसको देखते हैं, टेंसल टेंशन बल, तनन बल वैसी बल होती है, तनन बल वैसी बल होती है जिसको लोग पुल करते हैं, जब खींचते हैं। तो इसके साथ क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब तनन बल लगाते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है। तो रिजिड बॉडी जो है हमारी, रिजिड बॉडी के साथ क्या होता है कि अगर इस पे हम लोग दो पार्टिकल कंसीडर करते हैं, तो हम लोगों ने इस पे कर लिए, तो खींचने के बाद क्या होगा, ये अपने स्थान को नहीं छोड़ते हैं, यानी कि अपने स्थान में बने रहते हैं। पर वहीं बात करें हम लोग इस वाले बॉडी की, डिफॉर्मेबल बॉडी की, जब हम लोगों ने दो पार्टिकल कंसीडर किए, तो खींचने के बाद क्या होगा, ये पार्टिकल कहीं यहाँ आ जाएंगे। आप देख पा रहे हैं पहले कहीं यहाँ पर थे, मान लेते हैं पहले एक पोजीशन ए यहाँ पे थी, बी यहाँ पे थी। अब पार्टिकल जब ये बॉडी खिंच गई, खींचने के बाद ये पोजीशन ए डैश हो गई, और यहाँ पर हो गई हमारी क्या, बी डैश। पर यहाँ पर क्या है, रिजिड बॉडी के पास क्या है, ए बराबर ए डैश, और अगर ये बी हम लोगों ने लिया तो बी बराबर, यानी कि कुल कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हमें निकल रहा है सर, रिजिड बॉडी के अंदर ये जो कण हैं अपने स्थान को स्थानांतरित नहीं करते हैं, अपने पोजीशन में बने रहते हैं। रिजिड बॉडी का ये हमारा डेफिनेशन हो गया। हाँ, विकृत बॉडी क्या लिखेंगे, विकृत कण, पिंडों के कण, स्थान बल आने के बदल देते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, रिजिड बॉडी वैसी बॉडी होती है, रिजिड बॉडी आर दोज बॉडीज in which after applying the load the particle of such bodies do not going to change its position। हमारा कहने का मतलब है कि ठोस पिंडों में क्या होगा कि हमारे पिंडों कण हैं अपने स्थान को बदलते। सर ये तो चीजें समझ में आ गई, रिजिड बॉडी क्या है, डिफॉर्मेबल बॉडी क्या है। अब आगे हम लोग समझते हैं क्वांटिटी।
फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब ये क्या है हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज? क्या देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर देखा जाए, इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इंटरनेशनली हम लोगों ने भौतिक राशियों के मापन के लिए, टू मेजर द फिजिकल यूनिट्स, ठीक है, फिजिकल, टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज, हम लोगों ने एक ऐसी कंडीशन चुनी, हम लोगों ने एक चीज, मतलब एक हम लोगों ने टर्म डेवलप किया जिसको कि हम लोग यूनिट कहते हैं, और उसको हम लोगों ने इंटरनेशनली अडॉप्ट भी कर लिया, उसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, आएगा आपके एग्जाम में। इंटरनेशनल सम आर्बिट्र आर्बिट्र फंडामेंटल आर फंडामेंटल क्वांटिटीज कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देख लिया यूनिट्स के बारे में। अब देखिए फंडामेंटल यूनिट्स है क्या, थोड़ा समझते हैं सर, थोड़ा अच्छे से क्लेरिफाई करिए। देखिए हमारे पास जो मौलिक हमारे पास इकाइयाँ हैं, फंडामेंटल इकाइयाँ हैं, क्या है सर? कि लंबाई, लंबाई को मेजर हम लोग करते हैं ना, कि हम लोग अगर आप बाइक चला करके मान लेते हैं 100 किलोमीटर गए, हमने लास्ट में एक टर्म यूज किया किलोमीटर। तो किलोमीटर क्या है? एक स्पेसिफिक टर्म है, जो कि हम लोगों ने इंटरनेशनली सम आर्बिट्रली, आर्बिट्रली मतलब ताजा ही, मतलब एक्सपेरिमेंट करके, अंदाजा करके हम लोगों ने कुछ क्वांटिटीज चुनी, ठीक है। इसके लिए टू मेजर द, देखिए वन बाई लाइन समझा रहे हैं, कंसीडर टू मेजर द फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? जो हमारे मूल, हम लोग डेली लाइफ में हम लोग चीज़ों को यूज़ करते हैं, जैसे लंबाई हो गया, और हमारे पास क्या है, वेट को मेजर करना हो गया। तो सारी चीज़ें हम लोगों ने डेवलप करी। तो आगे बढ़ते हैं यूनिट सिस्टम के बारे में। हम लोग एस आई लिख देते हैं, बहुत ही। फिर है हमारा एम के एस, हमारा सी जी, एफ पी रखते हैं। क्या? जैसे हमारा इधर हम टाइम को, टाइम को लिखते हैं एम के एस। एम के एस क्या है हमारा मतलब? एम एम क्या है दिखाता है हमारा? हमारा एम है हो गया, यहाँ पर लेंथ को दिखाता है, यानी कि हम लोग इसमें लंबाई को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। और वेट को किस में मेजर करते हैं? तो किलोग्राम में। टाइम को मेजर किस में करते हैं सर? तो टाइम को मेजर सेकंड में। बात करते हैं सीजीएस की, तो सीजीएस में हम लोग लेंथ, लेंथ को सेंटीमीटर शॉर्ट में ही लिखते हैं, ग्राम को, और इधर सेकंड, सेकंड वापस से सेकंड को सेकंड। और एफपीएस, एफपीएस हमारा क्या है? एफपीएस में यहाँ पे लेंथ को हम लोग measure करते हैं फुट में, फुट या फीट कह लीजिए, या फिर
पी है हमारा, वेट को मेजर करते हैं हम लोग पाउंड में, टाइम को हम लोग मेजर करते हैं सेकंड में। ये सब हमारे पास है। अब एसआई की सर आपने बातें नहीं करी। एसआई सिस्टम में क्या है हमारे पास बेसिक, हमारे पास टोटल 7 ऐसे यूनिट हैं जो कि इंटरनेशनली अडॉप्ट किए गए हैं हर जगह। देखिए ये है क्या, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस। एमकेएस जो है ज़्यादातर इंडिया में यूज़ किया जाता था, और एमकेएस का कुछ कुछ क्या लगभग रूप 80 से 90% रूप जो है एसआई से मिलता है। तो बिल्कुल एसआई जैसा ही है, एसआई सिस्टम में जैसे हम कहते हैं, चलिए 100% भी कह सकते हैं, बिल्कुल एमकेएस एसआई सिस्टम पे बेस्ड है। जो एमकेएस सिस्टम है ये इंडिया में डेवलप किया गया था, मतलब ये ऐसे पूछेगा नहीं, जस्ट फॉर नॉलेज। एफपीएस आपका ब्रिटिश है, यानी इंग्लैंड जो कंट्री है, जानते हैं आप, इंग्लैंड में इसको डेवलप किया गया था, वहां पर ये ज़्यादा यूज़ किया था, डेवलप छोड़िए वहां पे ज़्यादा यूज़। तो ये सब हमारी है। अब एसआई सिस्टम को देख लेते हैं। एसआई सिस्टम में इंपॉर्टेंट हम लोग लिख देते हैं, बाकी जो बेसिक बेसिक आपको तो पता ही है। एसआई सिस्टम में ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी जो कि हम लोग ज्योति तीव्रता भी कहते हैं। अब आपसे ये पूछ सकता है कि इसकी यूनिट बता दीजिए, एसआई सिस्टम में लिख देते हैं। एसआई सिस्टम में हमें ल्यूमिनस इंटेंसिटी का या फिर ज्योति तीव्रता का हमें यूनिट यूनिट बताना है, जिसकी हमारा सर था। ये इंपॉर्टेंट है, हम मुझे तो ज़्यादा लगता है कि बच्चों को ये ज़्यादा याद नहीं होता है, इसलिए हम मैराथन का पार्ट बनाया। बाकी आपको इसमें हमारा लेंथ, टाइम, बाकी और जो है इंपॉर्टेंट, ये तो हमने आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिख दिए जो आपके एग्जाम में आने के हाईली बेटर चांसेस है। मैक्सिमम अगर आपको देखिए कंफ्यूज होते हैं तो ये इसमें होता है, बाकी सब तो बच्चों को याद ही होता है कि हमारा टाइम को सेकंड में, लंबाई को हम लोग मीटर में, वेट को हम लोग करते हैं, लंबाई, वेट और टाइम, ये सारी चीज़ें हम लोग मीटर, केजी, और टाइम हमारा हो गया सेकंड में, ठीक। ये सारी चीज़ें हमारे पास हो गई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोगों ने एसआई सिस्टम को देख लिया। अब हम लोग के पास देखिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को, मतलब इसमें हम लोग कई सारी चीज़ें हैं उनको हम लोग छोड़ते छोड़ते भी चलेंगे, पर इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करते चलेंगे जो कि हमारे एग्जाम के रिलेवेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारे पास नेक्स्ट सिनारियो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फोर्स। कहते हैं बल। जो बल हमारा सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है कि बल कहाँ से आता है, तो बल को, बल किस पे डिपेंड है पहली बात, तो बल हमारा, पहले इसको छोड़ते हैं, उठाते हैं न्यूटन का लॉ पे चलते हैं। लॉ हमारे सिलेबस में तो नहीं है, पर आपको अगर ये लॉ याद है, बहुत आसान है, सबको याद भी होते हैं, पर एक बार हम लोग ओवरव्यू कर ही लेते हैं। थोड़ा ओवरव्यू कर लिया जाए भाई, तो अपने एग्जाम एग्जाम से सर मजाक मत करिए आप हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कराते चलिए। आप भी लिखते हैं कि आपको मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है सर, ये तो बिल्कुल बच्चों सा है, आप वहीं पे पा रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी हम समझाते हैं आपको। हमारा न्यूटन, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ और न्यूटन सेकंड थर्ड क्या है, देखिए जो हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, इसमें हमारा कहता है क्या, स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, बस आपको समझा देते हैं। कोई भी ऐसी पिंड है जो कि विराम अवस्था में, तो वह विराम ही अवस्था में बनी रहेगी, कब तक, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल काम ना करे। सिर्फ ये विराम पिंडों पर ही लागू नहीं होता, ये हमारा मूविंग बॉडी, यानी हमारी बॉडी मूव करती होती है उसके ऊपर भी ये लागू होता है, और हमारा किसके ऊपर लागू होता है ये, ठीक है, तो मूविंग कंडीशन में हो गई, इन सब चीज़ों पे ये हमारा लागू होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लॉ ऑफ इनर्शिया यानी कि थोड़ा सा और इंग्लिश डेफिनेशन लिख लेते हैं, यानी कि व्हेन अ बॉडी इज इन कंडीशन ऑफ रेस्ट और इट इज इन अ मोशन, देन इट विल कंटिन्यू टू रिमेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन या फिर ओरिजिनल मोशन और यूनिफॉर्म मोशन until and unless any external load या any external force going to be applied on that body, ठीक है, वही हिंदी में पहले बता दिया था।
न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ को हम लोग बोलते हैं, सेकंड लॉ है पहली बात, ये जो हमारा है F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन, जो फॉर्मूला आया वो इसके पर आया। यानी कि आपको ये समझ में आ रहा है कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा मास के भी, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा एक्सीलरेशन के भी प्रोपोर्शनल। ये मत समझाइए इस तरह में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, इसी से हम लोग देखिए बल प्रणाली भी निकाल, सेकंड लॉ इसी से हम लोग बल प्रणाली निकालते हैं। थर्ड को खत्म करते हैं, सेकंड का ही हमारा काम है, सेकंड पे चलेंगे, पहले थर्ड पे आते हैं। थर्ड लॉ को बोलते हैं एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन, ये हमारा लॉ क्या है? एक्शन रिएक्शन लॉ पे हमारा बेस्ड है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग न्यूटन के सेकंड लॉ पे। तो जो हमारा न्यूटन का सेकंड, मतलब न्यूटन साहब का हमारा सेकंड लॉ है, ये क्या कहता है? ये हमारा कहता है पहली बात फोर्स। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। फोर्स, न्यूटन का सेकंड लॉ जहाँ से आया, सेकंड न्यूटन्स, थोड़ा सा इसमें पेज थोड़ा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिख देंगे। ये क्या है? ये है एफ बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। जो मोमेंटम होता है, ये आपका जो अभी इसके पहले पेपर हुआ था उस पेपर में मोमेंटम पूछा गया था, और ये मोमेंटम हमने आपके बुक में भले ना दिया हो, पर मैंने मैराथन में कराया था, पर देखिए आ गया। हो सकता है बुक में दिया हो, पर मैंने यहाँ पे देखते हैं, मोमेंटम क्वांटिफाइज द मोशन। आपकी बुक में सिर्फ मोमेंटम का यूनिट दिया है, मोमेंटम क्वांटिफाइज द मोशन। हमारी मोमेंटम होती है वही हमारी क्या बताती है? फोर्स को बताती है। मोमेंटम क्वांटिफाइज द फोर्स। मोमेंटम की यूनिट होती है हमारा केजी मीटर पर सेकेंड, हमारी मोमेंटम की यूनिट। तब यहाँ पे सर आपने बताया कि मोमेंटम क्वांटिफाइज द फोर्स, यानी कि बल को कौन बताता है? मोमेंटम बताता है। मोमेंटम को बोलते हैं हम लोग हिंदी में संवेग। जो हमारा संवेग है, संवेग बल को दर्शाता है। संवेग जो हमारा किसको दर्शाता है सर? वो बल को दर्शाता है। संवेग हमारा किसको दर्शाता है? ये हमारा बल को दर्शाता है। अब सर फोर्स की यूनिट बता दीजिए। सर फोर्स की यूनिट तो बहुत आसान है सर, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है। यही तो बस पढ़ा है ना, थोड़ा और आगे एडवांस में चलते हैं। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब इसको बना लिए, जैसे थोड़ा समझा दीजिए इसको। तो हमारा फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन इसको बना रहे हैं बस, वाले फॉर्मूले को, मीटर पर सेकंड स्क्वायर को, ठीक है। मास को यूनिट हो गया, मान लेते हैं केजी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? डीवी बाई डी टी, यानी वेलोसिटी पर सेकंड, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड। हमारा वेलोसिटी हो गया, या फिर एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर पर सेकंड। यहाँ पे क्या हो गया? मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए फॉर्मूले से थोड़ा सा गलती होगी, तो फॉर्मूले से आप बना के चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। फोर्स, फोर्स का सर आपने स्टार्ट कर दिया था, तो यहाँ पे समझते हैं हम लोग बल। बल आपसे एग्जाम में पूछ, बल के प्रभाव क्या होते हैं, यानी फोर्स किसी भी पिंड पर, फोर्स जो है हमारा वो किसी पिंड पर क्या प्रभाव, क्या इफेक्ट डालती है या फिर डालता है। जो हमारा फोर्स है, हमारा बल है, ये क्या इफेक्ट डालता है, आइए देखते हैं हम लोग। तो जो हमारा फोर्स है, ये हमारी बॉडी, हमारी जो पिंड है उसके साथ क्या करता है? उसकी आकार को बदल सकता है, की शेप को चेंज कर सकता है। ये सर पिंड के आकार में पहला, पिंड के आकार में बदलाव ला सकता है। दूसरा क्या कर सकता है सर? दूसरा हमारा करेगा, पिंड, पिंड को गतिमान बना सकता है।
पिंड को, चलती हुई पिंड। तो ये सर कुल मिला के ये सारे काम हमारे एक फोर्स, जो फोर्स होता है हमारे ऑब्जेक्ट पर क्या प्रभाव डालता है, ये आप इसकी बातें हमें सारे हमें बता रहे हैं। पिंड हमारे, ये पिंड को रोक सकता है, गतिमान बना सकता है, या फिर आकार में बदलाव करता है, बदलाव कर सकता है या फिर करता है, ठीक है। ये हो गया हमारा फोर्स का इफेक्ट, बल के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बल प्रणाली में, फोर्स सिस्टम में। फोर्स सिस्टम, बल प्रणाली। बल प्रणाली क्या होती है, फोर्स सिस्टम क्या होता है, तो देखते हैं। जो हमारा फोर्स सिस्टम है, फोर्स सिस्टम है ये हमारा कितने तरीके का होता है, इसको हम लोग को देखना है। तुम्हारा जो फोर्स सिस्टम है बेसिकली दो तरीके का होता है। इसमें हम लोग कई सारे क्लासिफिकेशन देखते हैं, वर्गीकरण देखते हैं। पहला है हमारा कोप्लैनर फोर्स, दूसरा है हमारा नॉन कोप्लैनर। हमारा कोप्लैनर फोर्स है, सॉरी, समतलीय बल। ये हो गया हमारा नॉन कोप्लैनर, को बोलते हैं असमतलीय। असमतलीय या फिर समतलीय बल। जो हमारा समतलीय बल है, समतलीय बल को हम लोग वापस से कई भागों में बांटते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। समतलीय बल को पहला हम लोग बांटते हैं प्लेनर करंट फोर्स, कॉन्करेंट है यहीं पे, प्लेनर। देखिए अभी यहाँ पे हम लोग ने क्या है ना, अभी हम लोग पहला फिर दूसरा, इसको अच्छे से मतलब इंग्लिश में लिखने थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, नेक्स्ट इसमें लिखते हैं और आपको बिल्कुल अच्छे से समझाते हैं कोप्लैनर फोर्स को। कोप्लैनर फोर्स क्या है सर, आपने बताया। कोप्लैनर फोर्स हो गया हमारा समतलीय बल। ये जो हमारा समतलीय बल है, इसको हम लोग कैसे बांटते हैं, तो प्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, क्योंकि हम लोग प्रणाली की बात कर रहे हैं। प्लेनर कॉन्करेंट, तीसरा प्लेनर। चार चीजें हैं, भी और भी हैं। प्लेनर कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, पांचवा है हमारा पैरेलल। आपको ये नाम लिखने पड़ेंगे,
ना में अगर आपसे क्या पूछ सकता है, इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है सर, क्वेश्चन में थोड़ा बताते चलिए साथ में, थोड़ा इजी होगा याद करने में। तो हमारा कोप्लानर, मतलब कोप्लानर फोर्स का हम लोग क्या करें, वर्गीकरण, ध्यान से देखिएगा तो क्या कर रहे हैं। फोर्स सिस्टम, बल प्रणाली, बल प्रणाली का बल प्रणाली को देख रहे हैं। पहला हम लोगों ने, सर आपने बताया कि इसको दो भागों में बांटे बांटे हैं हम लोगों ने। पहला हमारा कोप्लानर फोर्स है, नॉन कोप्लानर फोर्स। सर क्या आपने नॉन कोप्लानर पढ़ा दिया? अभी नहीं, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कोप्लानर फोर्स। कोप्लानर फोर्स का वर्गीकरण देख रहे हैं। सोचिए ये इतना बड़ा है, तो बड़ा करने मतलब इतना इसके पार्ट है, पहला, दूसरा, थर्ड। तो ये देखिए पांच है टोटल हमारे पास। ये है क्या, सभी को समझना ही पड़ेगा। फिर लिख लेते हैं समतलीय, इसका हिंदी समतलीय संगामी बल प्रणाली। क्या है हमारा समतलीय असंगामी, तीसरा है कोप्लानर कोलिनियर, यानी कि समतलीय, समतलीय संरेखीय बल। संरेखीय बल प्रणाली। अब ये जो हमारा कोप्लानर नॉन कोलिनियर फोर्स, ऐसा मतलब नहीं कह रहा है कि असमतलीय, सॉरी, समतलीय असंरेखीय बल, ये आप इतना लिख लीजिए। ये हमारा समतलीय समांतर बल, प्रणाली या फिर ये है क्या, सभी को समझते हैं। ठीक है, ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स ही आपको समझाने के लिए बॉक्स है। बाकी ये है थ्री प्लेन, तीन प्लेन है हमारे, तीन समतल तल हैं। तब एक्स और वाई, एक्स वाई जेड एक्सिस आप इसको समझ सकते हैं, थ्री डी कह लीजिए इसको। अब ये है क्या कि अगर कई सारे बल, पहले बल प्रणाली के सर आपने डेफिनेशन लिखवाई, उसको भी लिखवा दीजिए थोड़ा। आ गया बल, बल प्रणाली का डेफिनेशन लिख, बल प्रणाली का डेफिनेशन क्या है हमारा, व्हेन मल्टीपल ऑफ द फोर्स आर एक्टिंग, ऑन द सिस्टम कैन बी, एज अ, इसको एक हम लोग सिस्टम के अंदर, एक प्रणाली के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। इट कैन बी कंसिडर्ड सिस्टम, सिस्टम इज कॉल्ड एज, क्या कह सकते हैं इसको हम लोग, बल प्रणाली या फिर फोर्स सिस्टम कह सकते हैं। ये तो क्लियर कर लिया आपने, बल प्रणाली यानी आपने आगे बढ़ते हैं। अब ये है क्या, कोप्लानर फोर्स, यानी कि इसमें अगर हम लोग कोई एक तल ले लेते हैं, एक, एक दो तीन सरफेस है,
3 तल ले लिए हम लोग, 1 2 3। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो पहला तल है हमारा, इस पर अगर कई सारे बल लग रहे हैं, कई सारे बल यानी अगर एक ही तल पर कई सारे बल कार्य करते हैं, सुनिएगा, बहुत ज्यादा चीजों करने करने से ज्यादा है, उसको सुनने पे ध्यान दीजिए। यानी कि जो हमारा, जो हमारा होगा क्या कि कई, यहाँ पर देखने को देखिए क्या मिल रहा है। एक तल है हमारे पास, एक तल पर कई सारे बल हमें लग रहे मतलब लगते हुए दिख रहे हैं। देखिए, हम लोग इस तल की बात करें, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, अगर एक ही सरफेस में कई सारे बल कार्य कर रहे हैं, तो देखिए कई सारे बल यानी कि बल प्रणाली हो गया। और उस बल प्रणाली, तो कई सारे बल एक ही प्लेन पे लग रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, समतलीय बल। दूसरा हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा था कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि हिंदी बता रहे हैं संगामी। संगामी का मतलब क्या है, संगामी का मतलब ये होता है कि जब एक बिंदु पर, एक ही बिंदु से कई सारे बल पास करते हो या फिर गुजरते हो, तो वैसे बलों को, कि देखिए मान लेते हैं एक बिंदु हम लोग ने इसको कंसीडर कर ले लिया। अब इस बिंदु से कई सारे बल अगर गुजरते हैं, पास करते हैं, तो वैसे बल प्रणाली को हम लोग क्या बोलते हैं, संगामी बोलते हैं। यानी कि व्हेन मल्टीपल ऑफ द फोर्सेस passes थ्रू अ सिंगल पॉइंट, देन दिस दिस फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड एज द कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। अब अगर कोप्लेनर हो, जैसे मान लीजिए वो बिंदु हम लोग, जैसे ये बिंदु यहाँ पर हमने लिया था, अब उस बिंदु को हम किसी एक ही प्लेन पर, किसी एक ही तल पर ले लेते हैं, और मान लेते हैं कि कई सारे बल इस बिंदु, मतलब इस, ये जो हमारी पॉइंट है, इस पॉइंट पर कई सारे बल हमारे पास कर रहे हैं, तो ऐसे मतलब इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, इस चीज को, इस प्रणाली को बोलेंगे हम लोग संगामी बल, समतलीय संगामी बल। अब उसका उल्टा दूसरा वाला है कि समतली तो है पर असंगामी है, यानी कि एक ही प्लेन से तो पास कर रहा है, एक ही, देखिए अब यहाँ पर अगर मान लेते हैं ये बिंदु है, मैंने यहाँ पे बिंदु पास किया, यहाँ पर देखिए कई सारे बल गुजर रहे हैं, पर तीनों के तीनों बलों की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जो अभी हम लोगों ने नए नए 3 बल दिखाए हैं, तीनों बल किसी एक बिंदु से पास, मतलब इस बिंदु से पास नहीं कर रहे हैं। समतली तो है सर, चलिए ठीक है, माना सर आपकी बात, समतली है पर संगामी नहीं है सर। और जब संगामी नहीं होंगे तो फिर इसको क्या बोलेंगे, समतलीय असंगामी बल। दूसरा क्या है, कोप्लेनर कोलिनियर फोर्सेस, यानी कि समतलीय संरेखीय बल। समतलीय संरेखीय बल ये क्या है, तो होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं, इसको थोड़ा साफ कर लिया, कि ये मान लीजिए हमारा एक फोर्स लग रहा है, सिर्फ एक फोर्स लग रहा है। अब हम लोग को थोड़ा बड़ा बना दिया, अब ये बनाते लाइन ऑफ एक्शन, भी हम लोग समझेंगे क्या है क्या नहीं है। तो जो हमारी बल है, ठीक है, ये जो हमारी बल है, इसकी यहाँ पर तो देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने डॉटेड लाइन से आपको ये दिखाया है, डॉटेड डॉटेड लाइन से दिखाया है, तो डॉटेड डॉटेड लाइन के लाइन से दिखाने का मतलब तात्पर्य क्या है सर, इसका तात्पर्य हमारा ये निकलता है, इसका तात्पर्य ये है सर, ये लाइन ऑफ एक्शन, अगर इसी इसी के लाइन ऑफ एक्शन पे, यानी इसी बल की कार्य रेखा जो है, इसी की कार्य रेखा पर कई सारे बल और लग जाते हैं, कई सारे बल और जुड़ जाते हैं, तो इन सभी बलों को हम लोग क्या बोलते हैं, संरेखीय। यानी एक ही लाइन में जब कई सारे बल कार्य कर रहे हो, तो मान लेते हैं कि ये कार है, ये कार है, अब ये कहीं गड्ढे में फंस गई है, ठीक है, मान लेते हैं गड्ढा है हमारा, अब पीछे से, ये जो हमारा पीछे से कई लोग धक्का दे रहे हैं, एक लोग धक्का दिए, यहाँ पे धक्का दे रहे हैं, यहाँ पे धक्का दे रहे हैं, 3 लोग ऐसे क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, यानी आप देख पा रहे हैं एक ही लाइन ऑफ एक्शन में, यानी एक ही कार्य रेखा में, एक ही दिशा में हमारा बल कार्य करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, एक ही दिशा में बल कार्य कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संरेखीय बल बोलेंगे। यहाँ पर हम लोग पास कराया सर, चलिए ठीक है, कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स का मतलब समझ में आ गया। अब सर एक और चौथा पार्ट दिखाया था, आपने लिखा था कोप्लेनर नॉन कोलिनियर फोर्सेस, यहाँ कोप्लेनर नॉन को कोप्लेनर नॉन कोलिनियर फोर्स सिस्टम का मतलब हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पर, नॉन कोलिनियर का मतलब होगा हमारा, कोप्लेनर तो है, मान लेते हैं ये पास कर रहा है, ये तो हो गया हमारा, पर आप देख पा रहे हैं इतने सारे बल हमने बनाए, आपको जानबूझ करके मैंने बनाया कि इतने सारे बल सर आप दिखा दिए, पर कोई भी एक भी इसमें से एक भी बल ऐसा नहीं है जो कि किसी
किसी एक बल की कार्य रेखा से भी पास कर रहा हो। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, नहीं किसी एक कार्य रेखा से पास नहीं कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? असंरेखित। ये तो समझ में आ गया। पांचवा पार्ट है कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। तो समतली भी है, समांतर भी है। समांतर का मतलब क्या होता है? पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या है? जैसे कि रेल, बेस्ट एग्जांपल है, दी बेस्ट एग्जांपल है रेल की पटरी। यानी कि ऐसी दो रेखाएं, दो मतलब मल्टीपल लाइन हो सकती हैं, कई सारे फोर्स हो सकते हैं, पर हम लोग बेसिकली दो ही की बात कर रहे हैं। कि अगर ऐसे दो रेखाओं जो कि पैरेलल हो, पैरेलल का मतलब होता है कि ऐसी दो रेखा जो कि आमने सामने से तो गुजरती हैं, मतलब उसके आस पास से गुजरती हैं, पर किसी एक बिंदु पर मिलती नहीं है, कभी नहीं मिलती हैं, या कह लेते हैं किसी अनंत पे जाके मिलती होंगी, पर अनंत का तो कुछ पता ही नहीं है। तो बस इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कोप्लेनर, हमारा कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम के बारे में। ये आपको ओरली बता दिया सर, आपने मतलब लिखा है नहीं? लिखाने क्या है? आपको समझा दिया जा रहा है, वीडियो देखिएगा, अपनी भाषा में लिख दीजिएगा, उतना काफी होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्रांसमिशन ऑफ फोर्सेस, या फिर कह लीजिए प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ, कि बलों के स्थानांतरण का सिद्धांत। बलों के स्थानांतरण का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। अब इसका मतलब क्या है? इसको समझने से पहले हमें एक चीज और समझना होगा, कि जो हमारी बल होती है, फोर्स, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स यानी कि बल को हम लोग कैसे दर्शाते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स में हम लोग क्या करेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स यानी बल को कैसे हम लोग दर्शाते हैं, तो आइए देखते हैं कैसे दर्शाया जाता है। देखिए, बल को देखिए ऐसे दर्शाते हैं इन्हें। ये जो हमारी एक हम लोगों ने इस एरो से क्या दिखाना चाह रहे हैं? हम लोग इस एरो से बल को ही दिखाना चाह रहे हैं। ये जो हमारा लंबाई है, ये दिखा रही है बल के परिमाण को, दिखा रही है बल के परिमाण को, कि मैग्नीट्यूड ऑफ, ये दिखा रही है एरो हेड को, एरो हेड। अब ये एरो हेड क्या दिखाती है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। डायरेक्शन ऑफ फोर्स यानी कि बल की दिशा को ये दिखा रही है, कौन? एरो। कि हमसे मतलब आपसे पूछा पूछा जा सकता है कि बल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स को हमें समझाइए। ये है एरो हेड, ये हमारा है टेल, ये एंड है, टेल एंड कह लीजिए। टेल एंड यानी कि यहाँ पे ये हम लोग दिखा सकते हैं कि बल यहाँ पर हमारा टर्मिनेट हो गया, यानी कि बल की जो परिमाण है यहीं तक है। बल का जो हमारी, ये है क्या? लेंथ ऑफ एरो, ऑफ एरो। जो हमारी लेंथ ऑफ एरो है, ये क्या दिखा रही है? बल के परिमाण को दर्शाती है, डिनोट करती है। ये तो ये भी हमें समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। और देखिए, जो हमारी बल होती है, इसके पास होती क्या क्या है? सर आपने बताया कि बल के पास परिमाण होता है, एरो हेड है, टेल एंड है। आपसे ये पूछा जाएगा और क्या होती है? लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन यानी कि बल की कार्य रेखा। यानी कि बल की कार्य रेखा हमें क्या दिखाती, और क्या दिखाती है?
तब बल बल को कैसे और दिखाते हैं हम लोग? बल के पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, मैग्नीट्यूड है, एरो हेड है, टेल एंड है, ये सारी चीजें हो। तो आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस क्या होता है? हमारे पास एक पिंड है, हमारे पास कोई एक पिंड है, और मान के चलते हैं कि इस पिंड पर, इस पिंड पर ये फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है एफ, एफ किलो न्यूटन कह लीजिए, एफ किलो न्यूटन का एक लोड लग रहा है। अब होगा क्या इस लोड के पास? लोड के पास इस पर रेखा, यानी कि इसी के सहारे तो ये लग रहा है, ये तो है हमारा, मान लेते हैं ये लोड को हम लोगों ने दिखाया। अब इसी के कार्य रेखा पर हम लोग बल को हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे बल यहाँ पे लग रहा था, अब इस बल को उठा करके कॉपी कर, कार्य रेखा तो यही है, हम लोग इस बल को उठा करके इसकी कार्य रेखा पर कहीं भी लगा सकते हैं। अच्छे से दिखा, ये देखिए, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन हो गई, जो हम लोगों ने डॉटेड लाइन से हम लोगों ने दिखाया। ये क्या है, इसकी कार्य रेखा है। अब हम लोग इसी बल को उठा करके इसी की कार्य रेखा पर, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पर, की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, कहीं पर भी, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, चाहे यहाँ लगा दीजिए, चाहे यहाँ लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, या कहीं यहाँ पर भी लगा सकते हैं। पर कब तक, या फिर कब लगाएंगे? तो हम लोग तब लगाएंगे जब इस बल के द्वारा इस पिंड पर जो भी हमें रिजल्ट देखने को मिल रहा है, जो भी हमें परिणाम देखने को मिल रहा है, इस परिणाम को, वही परिणाम हमें शो होना चाहिए, वही परिणाम हमें दिखना चाहिए जो परिणाम हमारा इस बल को कहीं यहाँ 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 पर ट्रांसफर करने के बाद हमें दिखाई दे रहा है, या फिर दे रहा होता। ठीक है, तो मान लेते हैं इसको हम लोगों ने कहीं यहाँ पर ट्रांसफर किया, यहाँ यहाँ कहीं पर भी ट्रांसफर कर लिया। तो ट्रांसफर करने का मतलब ये है कि कहीं पर भी ट्रांसफर होगा, पर, ठीक है, ट्रांसफर होने का मतलब है ट्रांसफर होगा, पर परिणाम दोनों का सेम होना चाहिए, यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑफ ट्रांसमिसिव एक्टेड फोर्स ऑन द बॉडी, जो बॉडी पर फोर्स लग रहा है, कैन बी, बॉडी कैन ट्रांसफर्ड along the line of action until the resultant both forces are same। ये कहने का मतलब है कि जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, यह तभी फॉलो होता है, या फिर तभी इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, करते हैं, जब तक कि अ, इस बल के द्वारा आ रहा परिणाम यहाँ पर, मान लेते हैं इस बल को हम लोगों ने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, यानी कि स्थानांतरण कर दिया। तो दोनों के पोजीशन, मतलब तभी हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं जब हमारे दोनों के दोनों बलों का जो परिणाम होगा, हमारा क्या आएगा, बिल्कुल इक्वल होंगे तब। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। तो हमारा ये पहला जो चैप्टर है, बिल्कुल हमारा 1 आवर में ही खत्म, 1 आवर में हमने खत्म कर दिया। और कोशिश तो ये थी कि आज हम लोग सेकंड चैप्टर, इवन सेकंड चैप्टर तो खत्म करने की कोशिश, पर अभी थोड़ा अर्जेंट है,
तो अभी तो नहीं करेंगे, पर नेक्स्ट जो मतलब दो दो ही लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ये तो तय है। आज में आपका भले ही पहला चैप्टर खत्म हुआ, पर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग 2, 3, 4, 5 4 लेक्चर हम लोग खत्म करेंगे, बिल्कुल बाकायदे, बिल्कुल अच्छे तरीके से, सभी क्वेश्चन उसमें से फंस जाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाले सेशन में। तब तक के लिए रिवीजन इसको पूरी तरीके से करके आइएगा, और नेक्स्ट वाले को भी रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा जो आपको सेशन। ठीक है, तब तक